नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का विस्तार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरीके से हुआ और कौन कौन सी कंपनियां किस क्रम में आई और उन कंपनियों का स्थापना किस क्रम में हुआ। उन सभी को जो है हम लोगों ने कल के वीडियो में अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे इनसे संबंधित जितने भी चीजें हैं, जैसे विस्तार क्या हुआ, कौन वायसराय बनकर आया और जो है इसमें कौन कौन से वो पद्धतियां लेकर आए, इन इन सभी चीजों को करेंगे। और साथ ही साथ जो है हम लोग इसमें एक छोटा सा सारांश भी देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसके बाद जो है हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न भी देखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए, आइए देर न करते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो लोग जो है पिछला वीडियो अभी नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, नहीं तो चैनल में जो है प्लेलिस्ट बना दी गई, वहां पर जाकर आप जो है पहली क्लास देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने बात किया था पिछली क्लास में कि पुर्तगालियों का जो है आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था। वही लोग जो है सबसे पहले आए, जिसमें से जो है एक तरीके से देखा जाए जो भारत के समुद्री रास्ते की खोज करने की बात होती है तो वास्को डी गामा जो है भारत के समुद्री रास्ते की खोज करता है और उसके बाद जो है पुर्तगालियों का आवागमन यहाँ पर शुरू हो जाता है और धीरे धीरे यहाँ पर व्यापार बढ़ने लगता है। तो चलिए, आइए हम लोग जो है अब इस पर डिटेल से बातचीत कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो देखिए, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन कौन था? तो वास्को डी गामा था। पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था, जो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। किस पर? कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचा था। और कालीकट बंदरगाह पे कब ये पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में ये कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। हालांकि आपको इसमें ज्यादा डेट याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जो है सन याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो इसके बाद जो है यहाँ से जब ये व्यापार करके जो है जाता है वहां पर पुर्तगाल, तो वहां पर जो है वहां की सरकार जो है एक कंपनी की स्थापना करती है दक्षिण पूर्व जो है देशों के साथ व्यापार करने के लिए। तो इसी क्रम में जो है एक पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है जिसे क्या कहा जाता है? एस्तादो दा इंडिया। क्या कहा जाता है? एस्तादो दा इंडिया की स्थापना होती है। और ये जो है किसके द्वारा की जाती है? तो पुर्तगाली सरकार के द्वारा किया जाता है। अब ये जो एस्तादो दा इंडिया है, भारत ये कंपनी आती है और अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहां पर स्थापित करती है? कोचीन में। कहां पर स्थापित करती है? कोचीन में। और कब स्थापित करती है? 1503 ईस्वी में। कब स्थापित करती है? 1503 ईस्वी में स्थापित करती है। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री कहां स्थापित किया? तो पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया? कोचीन में। कब स्थापित किया? 1503 ईस्वी में स्थापित किया। अब यहां पर एक चीज आप समझ लीजिएगा कि फैक्ट्री स्थापना का मतलब यही होता है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि वस्तुओं के बनाने के लिए जो है एक कोई स्थान है, नहीं, यहाँ पर क्या है कि इनका एक स्थान रहता था जहां पर जो भी आप व्यापार करके लाते थे एक साथ रखते थे और अपने रुकने का एक ठिकाना है, आप समझ लीजिए। वहीं पर अपना सब ये जो है डंप करते थे, फिर उसके बाद जो उसको जहाजी बेड़े पे लादकर पुर्तगाल ले जाते थे। तो ये जो स्थान है, जो इनके रुकने का स्थान है, यही उनका क्या कहलाता था? फैक्ट्री कहलाता था। तो फैक्ट्री का तात्पर्य आप लोग इसी में यही समझिएगा। फिर इन्होंने जो है दूसरी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? तो इन्होंने जो है दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की 1505 ईस्वी में। हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री कहां स्थापित किया? कोचीन में स्थापित किया 1505 ईस्वी में। अब इसमें देखिएगा कोचीन के पहले कालीकट में पुर्तगालियों ने अस्थायी फैक्ट्री बनाई थी जिसे जमोरिन ने बंद करवा दिया था। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज और भी है कि कोचीन से पहले पुर्तगालियों ने कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो कालीकट में स्थापित की थी। कहाँ पर? जहां पर वास्को डी गामा आके उतरा था या भारत जो है पहुंचा था, वहां पर इसने जो है फैक्ट्री स्थापित किया था। लेकिन वहां का जो शासक था, जमोरिन था, उसने जो है इसको
बंद करवा दिया था, उसके बाद जो है कोचीन में जाकर जो है इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। आई होप आपके क्लियर हो गए। यहाँ से दो प्रश्न आपके बनेंगे। पहला प्रश्न यही बनेगा कि वास्को डी गामा जो है भारत कब पहुंचा, तो वास्को डी गामा आप याद रखिएगा कब भारत पहुंचता है 1498 में। फिर उसके बाद जो है पुर्तगालियों ने अपनी जो है पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की, 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किया। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहां पर जो है भारत में व्यापार के सुव्यवस्थित संचालन के लिए वायसराय की नियुक्ति की जाती है। पुर्तगाली सरकार द्वारा है यहाँ पर वायसराय की नियुक्ति की जाती है कि यहाँ से जो है सुचारू रूप से व्यापार का क्रियान्वयन होता रहे। तो इसी क्रम में जो है आपका जो है पहला जो वायसराय बनकर पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आता है। और कौन आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। याद रखना है ये नाम, आपको ये सन पे नहीं जाना है कब से कब तक रहा, आपको बस नाम इसमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ से कुछ गिने चुने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को इसमें हमें याद रखना है, बाकी चीजों को छोड़ना है हमें। अब यहाँ पर देखिएगा पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पहला पुर्तगाली आने वाला भारत कौन सा था? तो वास्को डी गामा था। तो वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था पुर्तगाली जो भारत आया, और वायसराय बनकर जो पहली बार आया वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अब इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज अपनाई थी कि जो ये भारत का ये जो क्षेत्र है, तो ये कालीकट बंदरगाह पर यहीं पे पहुंचा था, बंदरगाह पे। अब इधर जो आपका ये जो अरब सागर है और इधर जो आपके जो भारत की खाड़ी की उधर रास्ते जो जाते हैं, तो इस पे जो है नियंत्रण स्थापित करने के लिए कि इस पर हमारा ही नियंत्रण रहे, यहाँ से जो है दूसरा कोई व्यापार ना कर सके, या करे तो हमें बिना कर दिए आगे ना जाए, तो इसके लिए इन्होंने एक जो है पॉलिसी लेकर आई। इन्होंने जो है एक पॉलिसी लेकर आई, और उस पॉलिसी का नाम क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी, अर्थात शांत जल नीति या नीले जल की नीति का संचालन किया। तो आपसे एक बहुत अच्छा प्रश्न यही पूछा जाता है कि हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किस पुर्तगाली वायसराय ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल नीति या नीले जल की नीति का अपनाया? तो किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ये चीज अपनाया था। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। ये छोटा सा पॉइंट है, इसमें ज्यादा आपको विशेष नहीं ध्यान रखना है। 1509 में मिस्र, तुर्की व गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज छोटा सा प्रश्न बन सकता है, हालांकि ये भी कभी पूछा भी नहीं गया है, फिर भी जो है द्वीप पर जो आपके जो है यहाँ पर दमन एवं द्वीप है नहीं, यहाँ पर जो अधिकार, जैसे जो आपका ये लक्षद्वीप है, यहाँ पर जो है इसके नीचे जब आप जाएंगे तो दो छोटे छोटे द्वीप हैं, तो इन द्वीपों पर जो है अधिकार कर लिया था कब? 1509 में। किसने अधिकार कर लिया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अधिकार कर लिया था। लेकिन आपको बस इतना याद रखना, दो चीजें। पहला, वायसराय कौन बनकर आया पहली बार भारत? अल्मीडा आया था। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था? अल्मीडा लेकर आया था। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिएगा, अब दूसरा पुर्तगाली वायसराय भारत आता है। दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन भारत आता है? अल्फासो डी अल्बुकर्क। अल्फासो डी अल्बुकर्क। हालांकि आपको अल्बुकर्क के नाम से ही याद रखना है, इतना लंबा चौड़ा नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। याद करने में भी समस्या होगी, तो इसलिए पूरा नहीं, इसका अंतिम में नाम याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर अल्मीडा याद रखना है और यहाँ पर अल्बुकर्क याद रखना है। क्लियर? तो दूसरा पुर्तगाली वायसराय भारत कब आता है? ये 1509 ईस्वी में भारत आता है। कौन आता है? अल्बुकर्क आता है। अब क्या होता है कि कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। अब देखिएगा पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया गया? 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किया गया। अब उसी को इसने क्या बना दिया? मुख्यालय बना दिया। क्या बना दिया इसने? उसको मुख्यालय बना दिया। तो कोचीन को उसने क्या बना दिया? मुख्यालय बना दिया। फिर इसके बाद क्या करता है कि अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा।
कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। फिर इसके बाद क्या किया था कि जो अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई थी उसको जो है इसने बंद करवा दिया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बंद करवाया? अल्बुकर्क ने बनवाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे भी इससे संबंधित और चीजें हैं कि 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ही है यहाँ पर 1510 ईस्वी में आदिल शाह यूसुफ को हराकर गोवा जीत लिया। तो अब देखिएगा गोवा पर पुर्तगालियों ने कब विजय प्राप्त की? 1510 ईस्वी में। किसे हराकर? आदिल शाह यूसुफ को हराकर। ये भी प्रश्न याद रखना है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब देखिए ये प्रश्न ही बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने भारत में अपनी जो है जनसंख्या बढ़ाने के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए कहा? तो यहां पर किसने कहा था? अल्बुकर्क ने कहा था। फिर उसके बाद विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से भटकल में किला बनाने का आदेश प्राप्त किया और इसके आगे ही क्रम में 1511 में मलक्का तथा 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज पर अधिकार कर लिया। एक तरीके से अब देखा जाए तो धीरे धीरे पुर्तगाली सत्ता का जो है यहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर में जो है पूरा अधिकार होता चला गया। फिर इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज और बनकर आती है कि अल्बुकर्क ने जो है गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने गोवा में सती प्रथा को बंद करा दिया? तो किसने? अल्बुकर्क ने बंद करा दिया। दो तीन चीजें इसमें याद रखनी है। गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में अधिकार किया। कोचीन को मुख्यालय किसने बनाया? अल्बुकर्क ने बनाया। गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? अल्बुकर्क ने लगाया। ठीक है। और इसके बाद जो है हमें जो इसमें पढ़ना अंतिम वायसराय वो पढ़ना है नूनो डी कूना को पढ़ना है। और इसमें एक ही चीज याद रखना है कि 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ भी पूछा जाता है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने गोवा को अपना मुख्यालय बनाया या पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया? तो किसने बनाया था? नूनो डी कूना ने बनाया था। क्लियर हो गया? तो चलिए अभी हम लोग इसका पूरा सारांश भी पढ़ने वाले हैं। और यदि आपको जो है पीडीएफ की मैं बात करता हूं, और क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेरी आता है कि पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो आप लोग जो है पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम में का लिंक दिया गया, वहां पर जाकर ग्रुप से आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर जो है इससे संबंधित जो भी प्रश्न है सभी को चीजों को वहां पर अपलोड कर दिया जा रहा है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब इसमें जो है कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, जैसे ये आपके जो है जो भी तथ्य लिखे गए हैं सब आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं तथ्यों का सारांश यहाँ पर मैंने लिख दिया था। अब देखिए क्या होता है कि पुर्तगालियों में भारत आने पर बहुत सारी चीजों में बदलाव आता है। भारत में जो है इनका विस्तार होने से बहुत सारी चीजें को बदलाव आता है। जैसे हिंद महासागर में कार्टेज अल्मेडा पद्धति लागू किया। अब देखिएगा हिंद महासागर में जो है पुर्तगालियों ने क्या लागू कर दिया? कार्टेज आर्मेडा पद्धति, अर्थात जो भी यहाँ पर भारत से व्यापार करने आएगा वो हमको क्या देगा? कर देगा। ठीक है ना? तो वो चीज इसने लागू किया। फिर इसके बाद जो है 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना किया। तो गोवा में ईसाई धर्म की न्यायालय की स्थापना किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पुर्तगालियों को जो है भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। भारत का जो है जापान के साथ व्यापार नहीं होता था, लेकिन इनका जो है हिंद महासागर से होते हुए जो दक्षिणी पूर्वी देश हैं जैसे इंडोनेशिया हो गया, सुमात्रा हो गया, यहाँ पर इनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता रहा और यहीं से धीरे धीरे वो जापान की तरफ भी चले गए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को दिया जाता है, इन्होंने ही शुरू किया था। और एक काफी चर्चित प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग किया जाता था।
जो हुगली बंदरगाह है, जो कोलकाता का हुगली बंदरगाह है, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और अधिकार करने से क्या हुआ कि वहां से जितने भी जहाजी बेड़े जाते थे उस पर ये क्या करते थे, लूटपाट के रूप में या कर के रूप में या जबरदस्ती उन चीजों को वसूलते थे। तो यहाँ पर ये भी आया हुआ प्रश्न, अभी हम लोग आगे देखेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ, और चार्ल्स द्वितीय को भारत में बंबई क्षेत्र, ठीक है ना, कौन सा, ये आपका क्षेत्र रहेगा, बंबई क्षेत्र दहेज के रूप में प्राप्त होता है। अब इसके बाद जो है चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। अब यहाँ पर जो पुर्तगाली राजकुमारी होती हैं उनका विवाह जो है ब्रिटिश अर्थात जो अंग्रेज जो राजकुमार हैं उन चार्ल्स द्वितीय का उनके साथ विवाह होता है। और गोवा भारत में जो है इधर जो पूर्वी तट पश्चिमी तट है, धीरे धीरे इधर जो है एक तरीके से कहा दिया जाए तो पुर्तगालियों का अधिकार होना प्रारंभ हो गया था, पूरा अधिकार कर ही लिए थे, बंबई क्षेत्र भी उनके अंतर्गत आ गया था। तो बंबई क्षेत्र जो है इनको दे दिया कि जाइए आप भी जो है यहाँ पर आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अब देखिएगा अंग्रेज उस समय आ चुके थे, क्या थे, अंग्रेज उस समय भारत में आ चुके थे और धीरे धीरे अपनी जो है विस्तार करना भी प्रारंभ कर दिया था। अभी आगे हम लोग चलेंगे भी, अधिकार वहां पर जो है जाते भी हैं, जो है मुगल बादशाह से जो है अनुमति भी प्राप्त करते हैं व्यापार करने के लिए। तो चीजें अभी हम लोग अंग्रेज वाले पार्ट में उसको पढ़ेंगे। तो आपको बस ये समझना है कि अंग्रेज अपना यहाँ पर जो है आ चुके थे और अपना विस्तार करना शुरू कर दिए थे। और इसी क्रम में क्या होता है कि इनको जो है दहेज, जो बंबई का जो क्षेत्र होता है वो दहेज के रूप में मिलता है। और बाद में यही जो है 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। अब चलिए आगे हमको क्या देखना है, तो हम लोग आगे देखते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चीजें हो गई। अब देखिएगा ये चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ा है। इसके बाद जो है कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था क्या होता है, अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया था कि कार्टेज अल्मेडा पद्धति क्या है। तो देखिए यह एक समुद्री व्यापार नियंत्रण स्थापित व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज बिना परमिट लिए अरब सागर नहीं जा सकता था। इन जहाजों में काली मिर्च व गोला बारूद ले जाना मना था। ठीक है, तो अब आप आई होप समझ गए होंगे कि कार्टेज जो इन्होंने कार्टेज अल्मेडा पद्धति जो उन्होंने लगाया वो यही था कि समुद्री व्यापार पर नियंत्रण करना था, चाहे वो भारतीय हो चाहे अरबी जहाज हो, बिना परमिट अरब सागर नहीं जा सकते थे। और एक शर्त और भी थी, काली मिर्च और जो है गोला बारूद ले नहीं जा सकते थे। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा भारत में जब यूरोपीय आए तो अपने साथ कुछ पद्धतियां भी लेकर आते हैं, कुछ रीति रिवाज भी लेकर आते हैं। तो इन सभी का जो है भारत पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, इस पर क्या होता है, भारत पर भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिएगा कि पुर्तगालियों से क्या हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे भी गए हैं। जैसे प्रिंटिंग प्रेस, तो भारत में अभी तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, लेकिन लेकर आने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली लेकर आने वाले थे। और इसको कहाँ स्थापित किए थे, तो उसको गोवा में 1556 ईस्वी में स्थापित किए थे, क्योंकि 1530 में इसको क्या बना दिया जाता है, नीनो डी कुना के द्वारा इसको बना दिया जाता है मुख्यालय। और वहीं पर बाद में 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है। और भारत में अफीम की खेती का भी प्रारंभ किसने किया था, पुर्तगालियों ने किया था। और साथ ही साथ जो है जहाज निर्माण की नई तकनीक का भी जो है इसने जो है विस्तार किया, एक तरीके से आविष्कार हुआ भारत में। हालांकि जानते थे लेकिन उसको और अच्छी तरीके से समुद्री चीजों को झेलने में, जैसे जो लहरें आती रहती हैं या जो तूफान आते रहते हैं, उन चीजों को झेलने के लिए जो है इस नई तकनीक का यहाँ पर क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। फिर इसके बाद जो है तंबाकू, आलू, टमाटर, लाल मिर्च की खेती यहाँ पर प्रारंभ की जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन होता है। गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किसके द्वारा होता है, तो पुर्तगालियों के द्वारा होता है। फिर इसके बाद बादाम, चेरी, संतरा, अनानास एवं काजू का प्रवेश अन्य देशों से भारत में पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया।
ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसमें से आपको दो चीजें याद रखनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। वो एक तो ये याद रखना है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित किया गया और कहाँ पर स्थापित किया गया और किसके द्वारा स्थापित किया गया। दूसरा ये याद रखना है आपको कि भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किसने किया या किसके द्वारा हुआ, तो पुर्तगालियों के द्वारा हुआ। ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं, जो पुर्तगालियों से संबंधित था हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से सारांश है जो शॉर्ट रिवीजन के रूप में है, उन चीजों को हम लोग एक बार देख लेते हैं और यहीं से सारे प्रश्न आपसे पूछे भी जाएंगे कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से भारत आता है और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया और 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित किया। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार हो गया, अर्थात आदिल शाह को हराकर अल्बुकर्क जो है गोवा पर अधिकार कर लेता है और प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा आता है जिसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। फिर भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो गोवा पर अधिकार करने के बाद जो है अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब अधिकार किया गया, 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने। फिर इसके बाद पुर्तगालियों का मुख्यालय कोचीन बनाया, तो पुर्तगालियों का मुख्यालय कोचीन किसने बनाया था, तो अल्बुकर्क ने बनाया था। गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया, तो नूनो डी कूना ने बनाया था 1530 ईस्वी में। हिंद महासागर में कार्टेज आर्मेडा पद्धति किसने लागू किया, पुर्तगालियों ने लागू किया। और भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है, तो पुर्तगालियों को दिया जाता है। बस आपको ये एक तरीके से जितना हम लोगों ने पढ़ा उसका ये पूरा सारांश है। अगर आप इतने ही याद रखते हैं शॉर्ट रिवीजन के रूप में तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस पर आधारित कौन कौन से प्रश्न हैं पूछे गए हैं और किन परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके लिए पढ़ने से ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे कौन कौन से प्रश्न और किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इन्हीं क्रमों में आप देखिए, पहला जो प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है या वास्तविक संस्थापक कौन था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क था। कौन था, अल्बुकर्क था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कहां पर इन्होंने निर्माण किया था, कोचीन में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोचीन में इन्होंने अपना निर्माण किया था। और कब किया था, 1503 ईस्वी में। कब किया था, 1503 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हालांकि जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तभी इस चीजों को और अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे, लेकिन फिर भी देखिए एक आपके लिए कॉमन सेंस के आधार पर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी जो केवल पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा और यहाँ पर अंग्रेजों के बारे में आ गया, डुप्ले यहाँ पर फ्रांसीसी के बारे में आ गया। लेकिन अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक बार, तो अभी समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हैं। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। क्या ये ऑप्शन सही है, नहीं। कब कब्जा किया था, 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने जो है आदिल शाह यूसुफ को हरा कर किया था। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सब सही है। 4 ही ऑप्शन है, एक हमें गलत मिल गया तो इसका मतलब चाहे हमें भले ही नहीं आ रहा हो कि जो है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। हाँ, ये अस्थायी कारखाना लगाया था, लेकिन ये भी ऑप्शन सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजों की कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना स्थापित किया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1747 में मद्रास पर कब्जा किया, यह भी ऑप्शन सही है। अगर नहीं भी जान रहे तब भी सही है, क्योंकि हमें पहला ऑप्शन गलत मिल गया। ठीक है ना, तो आपका पहला कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि पुर्तगाली निवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था, तो अल्मीडा बनकर आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने जो है भारत में या अरब सागर या हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अपनाया था। आगे बढ़ते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए
किसने अड्डा बनाया था? तो जाहिर सी बात है कि हुगली जो है बंदरगाह के लूटपाट एक ही लोग करते थे, पुर्तगाली, क्योंकि ये अपना पूरा सत्ता स्थापित कर चुके थे, धमक जमा रहे थे, सभी से लूटपाट कर रहे थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। फिर इसके बाद जो है अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? जस्ट उसी को वही प्रश्न पूछा गया, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो कौन था? पुर्तगाली थे। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या की वृद्धि करने एवं उनका स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया? अब देखिए, तो जो अल्मीडा आया था तो ब्लू वाटर पॉलिसी लगा के वो चला गया। उसके बाद आता अल्बुकर्क, और जितना भी चीजें होती हैं वो सबके सब अल्बुकर्क के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है। यहाँ पर कौन था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क था। इसी ने ही जो है गोवा में या भारतीय जो है स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। आगे देखिएगा, भारत में किस पुर्तगाली वायसराय ने एक प्रादेशिक शब्द के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना किया था? तो वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अल्फांसो द अल्बुकर्क। और यही जो है गोवा पे विजय के बाद जो है पुर्तगाली सत्ता का एक तरीके से स्थापना करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किस विजय के बाद भारत में दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिकों का प्रभुत्व बढ़ गया तथा भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई? अभी हम लोगों ने कहा नहीं कि गोवा पर अधिकार करने के बाद किस पर? गोवा विजय। गोवा विजय कब होता है? 1510 ईस्वी में। किसको हराता है? आदिल शाह यूसुफ को हराकर। ठीक है ना? कौन हराता है? तो अल्बुकर्क हराता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार किसने किया? अभी जस्ट मैंने अभी बताया। तो किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था 1510 ईस्वी में यूसुफ शाह को हराकर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम बार बार इन चीजों को रिपीट करेंगे, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। बस एक बार आप क्या है अच्छे से इन सारी चीजों को पढ़ लेना है। और साथ ही साथ एक चीज और करिएगा आप लोग कि अपने दोस्तों के पास ये वीडियो आप शेयर करते भी रहेगा, जिससे उन लोगों को भी ये चीजें आसानी से पता चल पाए कि इन चीजों को कैसे याद कर सके। चलिए आगे भी बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो सर्वप्रथम उन्होंने कहाँ पर? कालीकट में, सॉरी कालीकट नहीं है, ये आपका कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में 1503 ईस्वी में इन्होंने जो है अपना पहली फैक्ट्री स्थापित किया। कालीकट पे तो वो पहुंचा था वास्को डी गामा। फिर इसके बाद हिंद महासागर में नियंत्रण स्थापित करने के लिए किस पुर्तगाली वायसराय ने नीले जल की नीति अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी का संचालन किया? तो जो प्रथम वायसराय बनकर आया था यहाँ पर अल्मीडा, फ्रांसिस अल्मीडा, वही इसी ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई थी। नीनो डी कूना जो है ये तो 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाता है, पुर्तगालियों की राजधानी बनाता है। वास्को डी गामा कब आता है? 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। और ये जो अल्फांसो दी अल्मीडा है इसे जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है और 1510 ईस्वी में जो है गोवा पर अधिकार भी किया था। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिएगा, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया था? तो किस वायसराय ने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया? जो वास्तविक संस्थापक था। किसने? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने जो है इसको मुख्यालय बनाया। फिर इसके बाद किस पुर्तगाली वायसराय ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। तो किसने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था? तो फ्रांसिस दी अल्बुकर्क ने इसे प्रतिबंधित किया था। बाद में इसने जो है अल्मीडा द्वारा जो ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई गई थी उसको भी बंद कराया। किसने था? इसी ने ही कराया था, अल्बुकर्क ने ही बंद कराया था। तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान को हराकर 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो मैंने अभी बताया नहीं, आदिल शाह यूसुफ या यूसुफ आदिल शाह को हराकर। ठीक है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का ये आपका अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो मुद्रण मशीन अर्थात प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली लेकर आए थे। और कहां पर इसको स्थापित किया था? गोवा में स्थापित किया था। और कब स्थापित किया था? 1556 ईस्वी में इसे स्थापित किया था।
तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग। और पुर्तगालियों से संबंधित हमें लगता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपको बस इतने ही पढ़ना और इतने क्वेश्चन आपको याद भी रखना है, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना ही कभी भी बार बार आपको नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ लिए आपके लिए पर्याप्त रहेगा। और इससे संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम पॉइंट को एग्जाम पॉइंट को आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर जो है इससे संबंधित प्रश्न और आपके जो है पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।